मेरा नाम नकेश है। मेरा संबंध हरियाणा के एक छोटे मगर खुशहाल कस्बे शिवपुर से है। हमारे इलाके में हमारे खानदान का बहुत बद्धा नाम और असर था। मेरे पिताजी विनोद अपने इलाके के सिर्फ पंडित ही नहीं, बल्कि एक बेहद सियाना पुरुष, समझदार और दानामंद व्यक्ति भी थे। उनकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता, गैर जानिबदारी की वजह से उन्हें खानदान और कस्बे में एक समान आदर प्राप्त था। उनके हर फैसले में सिर्फ अक्ल ही नहीं, बल्कि सबकी भलाई का जज्बा भी शामिल होता था। इसलिए पंचायत के हर जरूरी फैसले में उनकी सहमति को शामिल करना एक परंपरा बन चुका था। उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था, क्योंकि उनकी नीयत और फैसले हमेशा सच्चाई पर आधारित होते थे। बदकिस्मती ने मेरे घर को उस वक्त घेरा जब मैंने दुनिया में आंख भी नहीं खोली थी। एक पारिवारिक झगड़े की वजह से मेरे पिताजी हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। उनका अचानक इस दुनिया से चले जाना न सिर्फ परिवार के लिए एक अतल नुकसान था, बल्कि कस्बे के लिए भी एक बद्धा सदमा था। मेरे पिताजी खानदान के सबसे ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने शहर में रहकर उच्च शिक्षा हासिल की थी, जबकि खानदान के दूसरे लड़कों ने पारंपरिक शिक्षा को बस ऊपर ऊपर से लिया। इसकी बद्दी वजह खानदानी दौलत और जायदाद की बहुतायत थी, जिसने शिक्षा के महत्व को उनकी नजरों में धुंधला दिया था। किसी को महसूस ही नहीं होता था कि जमीनें और कारोबार संभालने के लिए किताबों की जरूरत है। मेरे पिताजी के 4 भाई थे, जिनमें से 2 भाई, मेरे ताऊ जी दिलीप और मेरे चाचा जी विकास, ने ही जमीनी जायदाद और खानदानी कारोबार का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा था। वे मेहनती जरूर थे, लेकिन उनकी सोच पिताजी की तरह खुली नहीं थी। इनके अलावा मेरी 2 बुआ, पिता की बहन भी थीं, जिन्हें अपने भाई विनोद पर बहुत खड़ था और वे उनसे बेइंतहा प्यार करती थीं। मेरी ताई जी शोभा एक बहुत ही नेक, दयालु और सलीकेमंद महिला थीं। वह खामोशी से सारा घर संभालती थीं और घर की सबसे शांत स्वभाव की थीं। उनका मुझसे बेहद प्यार का रिश्ता था, जो मुझे एक यतीम, अनाथ होने का एहसास कम ही होने देता था। वह मेरी सगी माँ की तरह थीं और उनके प्यार ने मुझे खानदान का एक अटूट हिस्सा बनाया। उनके 2 बच्चे थे, बेटी राधिका और बेटा सूरज। सूरज भाई हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते थे और एक तरह से मेरे साथ खड्डे नजर आते थे। लेकिन उनकी बेटी राधिका का बर्ताव बिल्कुल अलग था। राधिका को हमेशा ही मुझसे एक अनजानी दुश्मनी रही। उसकी इस नफरत की जड़ें शायद इस ख्याल में थीं कि वह मुझे खानदान का असली हिस्सा नहीं समझती थी, या हो सकता है कि वह खानदान की बढ़ती हुई दौलत और जायदाद में मेरा हिस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह एक तरह से मेरी मौजूदगी को अपने पैतृक अधिकार पर एक बोझ समझती थी। शहर और गांव की दूरी और एक प्यारा रिश्ता। मेरे पिताजी विनोद की ज्यादातर जिंदगी शहर में ही गुजरी थी, जहां वह पढ़ाई और बाद में अपने दूसरे कामों की वजह से रहते थे। गांव वह सिर्फ कभी कभी ही आते थे। उनके भाइयों को भी यही पसंद था कि वह गांव के मामलों से दूर रहें, ताकि वह सब कुछ खुद ही संभाल सकें। खानदानी मामलों पर उनका पूरा नियंत्रण कायम रहे। अगर कभी पिताजी आकर किसी मामले में दखल देते या अपनी राय देते, तो मेरे चाचा जी विकास फौरन उन्हें यह कहकर खामोश करवा देते कि विनोद, आपको यहाँ के रहन सहन और रिवाजों का इल्म नहीं है। यह गांव है, शहर नहीं। उनका यह जुमला साफ तौर पर यह बताता था कि वह मेरे पिताजी का उनके मामलों में अधिकार जमाना या दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें पिताजी की बुद्धिमत्ता से भी कहीं न कहीं ईर्ष्या, जलन महसूस होती थी। पिताजी ने भी उनकी इस नाराजगी को महसूस किया और खामोशी से किनारा कर लिया। वह महीनों बाद आते, वह भी सिर्फ दादाजी और अपनी बुआ से मिलने के लिए, जो उन पर बहुत ज्यादा प्यार लुटाती थीं, या फिर वह अपनी भाभी शोभा से मिलते, जिन्हें वह अपनी माँ जैसा दर्जा देते थे। यह रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरा था। एक गर्मियों के मौसम में जब पिताजी गांव आए, तो मेरी ताई जी शोभा ने एक मुस्कुराते हुए शिकवे के अंदाज में पिताजी से कहा, विनोद, अब सारा घर मुझ पर छोड़ डाल रखा है।
कुछ जिम्मेदारी बांटो अपनी जीवन साथी के साथ। ताई जी के चेहरे पर एक हल्की सी शरारत थी, जैसे वह विनोद को शादी के लिए मना रही हों। पिताजी ने हंसकर जवाब दिया, ताई जी, अगर आपको आप जैसी कोई मिल जाती है तो ले आए, वह मेरी फोटोकॉपी होगी। पिताजी को अपनी भाभी शोभा बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती थी, इसीलिए वह हर बात खुलकर कर लेते थे। मेरी चाची जी, प्रिया, विकास की पत्नी, ने अपने भाई की शादी तो खानदान में करवा ली थी और अब उनकी अगली कोशिश थी कि मेरे पिताजी की शादी अपनी बहन से करवा दें। इस मकसद के लिए उन्होंने मेरे दादाजी को भी राजी कर लिया। दादाजी को भी लगा कि अगर विनोद की शादी घर के करीब हो जाएगी तो वह गांव से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बाकी भाइयों का ख्याल था कि अभी शादी न हो। उन्हें यह डर था कि अगर शादी हो गई तो मेरे पिताजी स्थायी तौर पर गांव में ही बस जाएंगे और गांव के लोग पहले ही मेरे ताऊ चाचा के मुकाबले में मेरे पिताजी को ज्यादा मान और इज्जत देते थे। वह नहीं चाहते थे कि यह अधिकार की बंटवारा हो। संसार का सितम और एक मासूम का आना। संसार का सितम, यह वह वक्त था जब परिवार पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। एक बार जब मेरे पिताजी गांव आए तो एक भयानक दुर्घटना हुई। रात के अंधेरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी। मेरे पिताजी मौके पर ही प्राण त्याग दिए। दीर्घांत हो गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह खानदान की बुद्धिमत्ता, समझदारी और उम्मीद का अंत था। मेरे दादाजी को जब मेरे पिताजी के हत्या की खबर मिली तो उनके कमजोर दिल को यह सदमा बर्दाश्त न हो सका। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह भी उसी दिन इस दुनिया से चले गए। इस तरह एक ही दिन बाप बेटे का जनाजा निकला। परिवार पर एक बहुत बद्धा पहाड़ टूट पड़ा। यह मंजर इतना गहमगीन और शोकाकुल था कि पूरे गांव में मातम छा गया। इस हादसे के बाद मेरे ताऊजी दिलीप पर गहरे सदमे का असर हुआ। वह बुरी तरह बीमार रहने लगे। ताई जी शोभा बाद में बताती थीं कि वह पूरा महीना चलने फिरने से भी अक्षम हो गए थे। इंसान कितना भी मजबूत हो, अपनों के बिछड़ने का घम उसे तोड़ कर रख देता है। मेरे ताऊजी बिल्कुल बदल गए थे। उन्होंने पंचायत के फैसले करना, लोगों से मेल झोल सब छोड़ बेच दिया और घर तक सीमित होकर रह गए। ताई जी कहती थीं कि उन्हें इस बात का सख्त दुख और पछतावा था कि जिस भाई विनोद से वह मन मुटाव रखते थे, वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़ डांटकर चला गया, और जिस पिता दादाजी की वजह से वह सिर ऊंचा करके जीते थे, वह भी इस दुनिया में नहीं रहे। वह अंदर ही अंदर पछतावे की आग में जल रहे थे। 6 महीने गुजर गए। ताई जी को न सिर्फ ताऊ जी और अपने बेटे सूरज को संभालना पड्डी रहा था, बल्कि वह खुद भी मां बनने वाली थीं। ऐसे में उनके लिए सब कुछ देखना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन एक अचानक अनएक्सपेक्टेड फोन आया। क्या शीला भाभी हैं? ताई जी को यह नाम सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने सब्र से जवाब दिया, हाँ, मैं शोभा हूं, विनोद की धर्मपत्नी नहीं, बल्कि बड्डी भाभी। फोन करने वाली ने जो कहा, उसे सुनकर ताई जी को समझ नहीं आया कि क्या करें। उनके लिए यह बात हैरान करने वाली थी। वह उसी वक्त भागकर मेरे ताऊ जी के कमरे में गईं और उन्हें एक खुशखबरी और गम का मेल बताया कि भाई विनोद के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यह उनकी धर्मपत्नी शीतल का फोन था। ताऊ जी ने हैरानी, खुशी और एक नई उम्मीद से ताई जी को देखा। वह बहुत खुश नजर आ रहे थे, मानो यह बच्चा उनके खोए हुए भाई की निशानी हो। अगले ही दिन ताऊ जी, ताई जी और चाची प्रिया बच्चे की मां के पास शहर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वह एक मासूम बच्चे को जन्म देकर जीवन की बाजी हार चुकी हैं, देहांत हो चुका है। ताऊ जी ने उस मासूम बच्चे को, जो मेरे अलावा कोई नहीं था, गोद में लिया और उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक पक्का इरादा। उन्होंने वादा किया कि वह इसकी परवरिश बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करेंगे। वह बच्चे को गांव लेकर आए। सारे गांव में लड्डू और मिठाई बांटी गई, जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। यह मंजर इतना भावुक था कि लोगों ने देखा कि दिलीप ताऊ जी ने विनोद की निशानी को कैसे दिल से कबूल किया।
लोग उन्हें एक अरसे तक याद रखा। इस बच्चे का आना खानदान के लिए गाम के बादलों में छिपी एक रहमत थी। रिश्तों की उलझने और राधिका का घमंड, मेरी ताई जी की मुझ में जान बसती थी। उनका प्यार एक ऐसी ढाल था जिसने मुझे हर तरह के दुख और कमी के एहसास से बचा रखा था। मेरे रोने की आवाज सुन लेती तो सारे घर की खैर नहीं होती। वह फौरन मेरे पास पहुंचती। वह अपने बच्चों से ज्यादा मुझे ध्यान और वक्त देती थीं। वह जानती थीं कि मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी इस मोहब्बत का नतीजा यह निकला कि सूरज भाई तो मुझे छोटा भाई समझते थे, क्योंकि वह बड्ढे थे और प्यार बांटने में यकीन रखते थे। लेकिन राधिका को मुझसे बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। वह अपने माँ बाप के प्यार में मेरी शामिलियत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, खास तौर पर ताई जी की वह खास तवज्जो जो मुझे मिलती थी। राधिका अब छात्रावास हॉस्टल में रहकर PRH रही थी। मैं भी ज्यादातर शहर में रहने को प्राथमिकता देता था, शायद इसलिए कि गांव में मेरी जायदाद तो थी, लेकिन मेरे पिताजी की यादें और घाम ज्यादा था। लोग भी यही कहते थे कि तुम घूमो फिरो, मजे करो, गांव में तुम्हारा क्या काम। जब मैं घर जाता तो वापसी पर राधिका को भी साथ ले आता। मेरा उसे लेने जाना उसे हमेशा ही बुरा लगता था। वह सारा रास्ता बड्डबडाती रहती और मेरे साथ आने पर नाखुशी जाहिर करती। घर जाकर वह अक्सर झगड़ा करती और अपनी माँ से भी लड़ती कि आपके बेटे से दुश्मनी क्या है, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो। वह हर बार कहती कि अगर अगली बार मुझे भेजा तो मैं आने से इनकार कर दूंगी, लेकिन हर बार ही वह अपने कहे से, शायद ताऊ जी के डर से, मुकर जाती और मेरे साथ आने पर मजबूर हो जाती। उस दिन भी मैं घर जा रहा था जब घर से चाची जी प्रिया का फोन आया। कहने लगीं, नकेश, आते हुए राधिका को ले आना। मेरा दिल चाहा कि उनकी लाडली बेटी के मुनाफिकाना दोगले ख्यालात उनको बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी वजह से कोई दुख पहुंचे। मैं चुप रहा। मैं छात्रावास पहुंचा तो वहां वार्डन ने मुझे कुछ देर इंतजार करने को कहा। पहले मैं बाहर गेट पर ही रुका रहता था। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया। जब वार्डन ने कहा कि ड्राइवर कुछ देर इंतजार करो, तो मेरा खून खौल गया। मेरा सारा ध्यान चाचा जी के आदर इज्जत पर चला गया। मैंने गाड़ी रोकी, कुछ देर खुद को शांत किया और बेशर्मी से अंदर चला गया। राधिका वहीं खड़ी थी, जैसे उसे यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। उसके चेहरे पर एक घमंड की मुस्कुराहट थी। घर आए तो उसने चाची जी से मेरी शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। उसने हर छोटी बात को बद्धा बनाकर पेश किया। आखिर में उसने वह बात कही जो मेरी जिंदगी का सबसे बद्धा सवालिया निशान थी। उसने कहा, क्या रिश्तेदारी? क्या किसी औरत ने आपसे कहा कि यह चाचा विनोद का बेटा है और आपने मान लिया? क्या पता वह औरत झूठी हो। मुझे तो यह कोई खानदानी व्यक्ति लगता ही नहीं। मेरे कदम जैसे जमीन ने जकद्दा लिए। मैं अंदर आ रहा था, लेकिन मुझे लगा मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। मेरी तो हंसती ही सवालिया निशान बन गई थी। मैं विनोद का बेटा हूं या नहीं, ये सवाल मुझे अंदर से तोड़ी ढच गया। चाची जी ने राधिका को जोरदार थप्पड़ डीएच मारा और अब उसे सुना रही थीं कि तुम एक जाहिल और बददिमाग लड्ढाचकी हो, जिसे वक्त के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। चाची जी का यह कार्य मेरी आंखों में आंसू ले आया। मुझे इन लोगों से बहुत प्यार था और आज भी बहुत प्यार आया। शुक्र है कोई तो था जिसे मैं प्रिय था। लेकिन किसे पता था कि मुझ पर उंगली उठाने वाली यह राधिका जब हकीकत खोलेगी तो यह भी वहीं खड्डी होगी। साये की तरह और बिगड़े हुए बेटे मैं जितने दिन गांव वान में रहा, ताऊ जी मुझे हर जगह साथ साथ रखते। वह मुझे जमीनों के मामले, कारोबार की जानकारियां और पंचायत के आदब सिखाते थे। मैं भी उनके साथ साये की तरह रहा, उनका हर काम करने को तैयार रहता। वह मेरी पढ़ाई से ज्यादा मेरी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और आज्ञाकारिता पर एफके हाजिर करते थे। जब हम घर आए तो पता चला कि राधिका लड्डेचके के साथ अकेली चली गई है। ये खबर सुनकर ताऊ जी बहुत गुस्से में थे। उनकी पेशानी पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने अपनी भाभी चाची प्रिया से कहा, उसे वापस बुलाओ, बहुत पढ़ाई हो गई। क्या शिक्षा इसलिए है कि यह बागी हो जाए? इसे यह भी एहसास नहीं कि हमारे घर की बेटियां अकेली बाहर नहीं जाती। उनके लिए यह इज्जत का मामला था। उन्होंने मुझसे कहा, फौरन जाओ उसे वापस लाओ। मैंने उनकी तरफ देखा जो बहुत परेशान थे। मैंने कहा, ड्राइवर को फोन करते हैं, वह ले आएगा। जब ड्राइवर को फोन किया
तो उसने कहा कि मैं छोड़ ढाट कर वापस आ रहा हूं, अगर कहें तो वापस चला जाऊं। मैंने ताऊ जी से कहा कि इस दफा जाने दें, अगली बार ऐसा करेगी तो देख लेंगे। लेकिन ताऊ जी को लग रहा था कि जो लड़डिचकी बिना बताए घर से छात्रावास के लिए निकल गई, वह कल को बड्ढे बड्ढे फैसले भी खुद ही कर लेगी। वह बहुत गुस्से में थे और उनके गुस्से की बुनियादी वजह खानदान की इज्जत थी। वक्त ऐसे ही गुजर गया, लेकिन मेरे और राधिका के मतभेद वैसे ही रहे। इस दौरान मैंने अपने माता पिता के रिश्ते की पहचान, प्रमाण ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार ही मायूस हुआ। कोई सबूत नहीं मिल रहा था और मेरे अस्तित्व पर राधिका की उंगली का निशान एक न खत्म होने वाला जख्म था। पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ज्यादा पाठ लिख न सका। एक तो ताऊ लोगों के प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया था, जो कहते थे क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने की, दफा करो, अपनी जमीनें संभालो। राधिका भी बीए के बाद घर पर ही थी। ताऊ जी ने उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दी। वह उसके बागी बर्ताव से बहुत परेशान थे। शादी का हंगामा और दराज का डिब्बा तो खाट शादी का हंगामा, यह वह मौका था जब खानदान को एक साथ खुशी का इजहार करना था। ताऊ जी की बड्डी बेटी सूरज की बहन की शादी के लिए ताऊ जी ने मेरी बुआ के बेटे को पसंद किया था और कुछ दिनों में उनकी शादी थी। सारे घर में चहल पहल और रौनक थी। बहुत अरसे बाद इस घर में खुशी का माहौल देखने को मिला था। मुझे आते हुए देर हो गई थी, जिस पर ताऊ जी ने मुझे हल्की सी डांट लगाई। ताऊ जी ने मुझसे कहा कि कुछ दिन अगर यहाँ आ जाओ तो कुछ नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा कि यह तो लड़कियों जैसे काम है, भला तेल लगाना, मेहंदी लगाना, इनमें मेरा क्या काम? बाकी सारे इंतजाम मैं और सूरज कर चुके हैं, आप फिक्र न करें। उसी वक्त एक बच्चा आया और कहा कि बाहर कोई आपको बुला रहा है। मैं गेट पर आया तो चौकीदार ने बताया कि एक औरत थी, यह डिब्बा दे गई है और चली गई है। वह औरत कौन थी? मैंने उस डिब्बे को उलट पलट कर देखा। मैंने अपने कमरे में आकर देखने के लिए खोला ही था जब बाहर किसी ने मुझे आवाज दी। मैं उसे फिर देखने का सोचकर दराज में रख दिया और बाहर आ गया। बारात वाले दिन घर में एक हलचल मची हुई थी। राधिका ने अपना लहंगा जला लिया था और अब मातम मनाया जा रहा था। चाची जी ने कहा, कुछ और पहन लो, लेकिन उसे अपने लहंगे जैसा ही लहंगा चाहिए था। कुछ देर में बारात को निकलना था, लेकिन उसने अलग ही मसला खड्डा कर रखा था। जब चाची जी मेरे पास आईं और कहा कि नकेश बेटा, तुम ऐसा करो, राधिका को लेकर बाजार चले जाओ और ऐसा ही लहंगा दिला दो, नहीं तो यह ऐसे ही रोती रहेगी। हम लोग विवाह हॉल, मैरिज हॉल पहुंचते हैं, तुम इसे वहीं ले आना। मैं चाची जी को अब क्या कहता। वैसे भी मुझे कभी कभी लगता था कि राधिका को सर पर चढ़ाने में इन सब का ही हाथ था। वह बहुत ज्यादा घमंडी हो चुकी थी। उसे मैं जाहिर लगता था और खुद को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझती थी। बहुत घूमने के बाद भी वह वैसा लहंगा नहीं मिल रहा था और राधिका का मुंह लटका हुआ था। मैं एक तरफ फोन पर अपने दोस्त से बातें कर रहा था जब राधिका ने मेरा फोन लिया और बंद कर दिया। कहने लगी, वहां शादी की रस्में हो जाएंगी, तुम यहाँ फोन पर लगे रहो। मैंने कहा, यह सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, तुम कुछ ख्याल कर लेती। इकलौते भाई की शादी है और तुम यहाँ खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी कर रही हो। अचानक उसकी नजर सामने डिस्प्ले पर पड़ गई और उसने कहा कि हो गया मसला हल, और मैंने शुक्र किया कि मजीद परेशानी से बच गए। उसे विवाह हॉल छोड़कर मैंने चैन की सांस ली। ये लड़की एक मुसीबत थी जो जब तक मेरे सामने रहती मुझे लगता मेरे सर पर किसी ने बोझ लाद दिया है। उसे मुझसे जितनी नफरत थी, मुझे उससे 2 गुना ज्यादा नफरत थी। परीक्षा का दौर और अचानक बदलाव, शादी के हंगामे के बाद जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। मैं एक काम के सिलसिले में जयपुर में था, जहां मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। जब सूरज ने मुझसे कहा कि वह भी जयपुर आ रहे हैं अपनी नई नवेली पत्नी के साथ और मैं जयपुर वाले घर के मामलों को कुछ देर देखूं, मैंने घर फोन किया, चौकीदार को कुछ निर्देश दिए और काम से फारिग होकर जब घर पहुंचा तो पता चला कि वह आ गए हैं। साथ राधिका भी थी। मैं हैरान था इस लड़की की अक्ल पर। इसे यह तक ख्याल न आया कि शादीशुदा योद्धा तो सैर व तफरीह के लिए निकला था, वह क्यों कबाब में हड्डी का रोल अदा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसे बहुत सुनाया और यह बात चाची जी से की तो कहने लगी कि मैंने उसे रोका था, लेकिन भगवान जाने इसे कब अक्ल आएगी। राधिका की लापरवाही ने सबको परेशान कर रखा था। मुझे दूसरे दिन वापस जाना था और मैं जा रहा था ताकि सूरज मेरी वजह से अपना प्रोग्राम खराब न करे।
जैसे ही निकलने लगा, राधिका ने कहा, रुको, बात सुनो। उसका अंदाज ऐसे होता था जैसे नौकर को आवाज दे रही हो। मैंने पलट कर देखा और कहा, फरमाई। कहने लगी, मैं सोच रही हूं, मैंने गलत कर दिया यहां आकर। अगर तुम जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। वह अब कमर पर दोनों हाथ रखे घूर के मुझे देख रही थी। मैंने कहा, बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको? वह पैर पटकती हुई अपना बैग उठा लाई। हम लोगों ने घर वालों को मैसेज किया कि हम जा रहे हैं और घर के लिए निकल आए। यह लडिज की ऐसी भावनात्मक थी कि हर वक्त नाक पर गुस्सा और घमंड रहता। लेकिन उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि आने वाला वक्त क्या मुद्दा देगा। कुर्बानी और एक मजबूर बंधन, स्टर्न परीक्षा का दौर खानदान को मजीद दबाव में लाने वाला था। एक दिन छोटी चाची जी, राजेश की पत्नी, आई और पता नहीं ताऊजी से क्या कहा कि जाने के बाद ताऊजी परेशान ही रहे। मैंने ताऊजी से पूछा, क्या बात है? ताऊजी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वह अंदर ही अंदर कोई बड़ी उलझन का शिकार थे। एक दिन मैं रात को घर वापस आया तो मेरी छोटी कजन प्रांति का फोन आया। मैं हैरान था क्योंकि इससे पहले कभी हमारी बात नहीं हुई थी। कहने लगी, मैं इंतजार करती रही कि तुम फोन करोगे। मैंने कहा, अब ऐसा क्या हो गया जो मुझ पर फर्ज हो गया था कि मैं तुम्हें फोन करता? तो कहने लगी, अपनी ताई जी से पूछें। फोन कट गया था। मैं हैरानी से फोन देख रहा था। जब सब होते हुए ताई जी से मुझे जो पता चला वह मेरे लिए बहुत हैरान करने वाला था। छोटी चाची जी का बेटा कुणाल मेरी कजन प्राणति से शादी करना चाहता था और ताई जी जानती थीं कि वह लॉर्डच की बहुत बदजुबान और फैशनेबल है और मुझे ऐसी लाडकियों से बहुत चिढ़ थी। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उनका ख्याल था कि इस तरह से सारी बात उन पर आ जाएगी कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी उनकी बेटी से हो। मैंने अपनी कजन को फोन किया और उसे कहा कि मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता। अगर तुम इंतजार कर सकती हो तो ठीक है, अगले कुछ सालों में सोचूंगा। मैं एक ऐसा फैसला नहीं लेना चाहता था जिस पर मुझे सारी जिंदगी पछताना पड़े। उसी वक्त बाहर शोर की आवाज आने लगी। मैंने फोन बंद किया। बाहर आया तो चाची जी, प्रिया, बेहोश जमीन पर पड़ी ही थीं। मैंने भागकर उन्हें संभाला। तभी एक नौकर ने बताया कि राधिका को किसी ने अपहरण कर लिया है। वह अपनी सहेली के घर गई थी और वापसी पर उसे अगवा कर लिया गया। चाची जी को अस्पताल पहुंचाकर मैं और सूरज भाई पुलिस की मदद से राधिका को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। चाची जी को होश आया तो सबसे पहले राधिका का पूछा, लेकिन हमारे पास उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। इसी तरह दिन गुजर गए थे। चाची जी की हालत भी नहीं संभल रही थी और राधिका का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन एक भयानक फोन आया। 20 लाख रुपए फिरौती तावान मांगा गया। यह अपहरण का ही केस लग रहा था। हम लोगों ने उनकी डिमांड मान ली और कहा कि वह लोग राधिका को छोड़ दिए हट दें, हम पैसे ले आते हैं। एक जगह उन्होंने बताई, हम लोगों ने पैसे वहां पहुंचा दिए। उन लोगों ने राधिका को छोड़ बेच दिया, जिसके चेहरे के निशान बता रहे थे कि उसे मारा पीटा गया है। मेरा खून खौल रहा था। राधिका के भाई की हालत मुझसे ज्यादा बुरी थी। चाचा और चाची जी तो अपने हवास में ही नहीं थे। सारे खानदान की इज्जत दांव पर लग गई थी। सारा गांव बातें कर रहा था। कुछ रिश्तेदार कह रहे थे कि लड़ढकी की इज्जत को इतना बढ़ाने और आजादी देने की क्या जरूरत थी। धर्म निभाना और मजबूर रिश्ता। अभी इन लोग इस सदमे से निकले नहीं थे जब कुछ लोग हमारे घर आए जो बिरादरी पंचायत के नुमाइंदे के थे। उनके लहजे में कोई हमदर्दी नहीं थी। कहने लगे, यह लड़ढकी अब खानदान में किसी के काबिल नहीं रही। या तो इसे घर से निकाल दो या खुद बिरादरी से बाहर हो जाओ। किसी खुशी गम में तुम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। इन लोगों को लग रहा था कि राधिका भाग गई थी और यह सब जानबूझकर किया गया है। मेरे खानदान पर वह वक्त बहुत बुरा था। मैं एक यतीम लावारिस लड्ढिच का था, लेकिन मेरे बाप के भाइयों ने मुझे अपने बेटे से कम नहीं समझा था। मैंने उनके एहसान, उपकार और प्यार का कर्ज अपने दिल में महसूस किया और उसी वक्त फैसला किया और कहा कि मैं राधिका से विवाह करूंगा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मेरी छोटी चाची जी, जो मुझे समझाने के लिए आगे बढ़ीं और कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने कहा, आप चाचा जी को जलील करने आ गई इन लोगों के साथ, लेकिन मैं ये नहीं सह सकता कि एहसान भुला दिए जाए। मैं चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी बिरादरी से बाहर नहीं होंगे। मुझे करें बाहर, क्योंकि मैं राधिका से शादी कर रहा हूं और यह मेरा आखिरी फैसला है।
मैंने खानदान की इज्जत बचाने के लिए राधिका से विवाह कर लिया। लेकिन ताऊ जी ने कहा कि वह खानदान की वजह से अपनी औलाद को घर से नहीं निकाल सकते। कहते हैं ना, लोग तमाशा देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन जिनका तमाशा बना दिया जाए वह सारी उम्र नहीं भूलते। राधिका तो अब मुझसे बात भी नहीं करती थी, बल्कि मैं जब घर आता तो वह सामने भी ना आती। मैंने भी खुद को कारोबार और काम में व्यस्त कर लिया। चाची जी मुझे वक्तन फवक्तन समझाती रहती थीं कि बेटा, अब तुम दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी हो, यूं अलग कमरों में रहना और एक दूसरे से अनजाने रहना यह ठीक नहीं। जो भी मतभेद हैं दूर कर लो। इस वक्त अगर तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो वह भी कम तकलीफ में नहीं है। लेकिन मैं जब भी राधिका के बारे में सोचता, मुझे उसका मेरे माता पिता से और मुझसे नफरत का बर्ताव याद आता। यह रिश्ता भी सिर्फ पिता के खानदान की वजह से ही जोधा था, और फिर वह मुझे इस काबिल भी कहाँ समझती थी कि शौहर का दर्जा देती। वह तो मुझे जाहिल और गंवार कहती थी। मैं खुद इस रिश्ते को उसके लिए कैद नहीं बनाना चाहता था। दराज का राज और रिश्तों की जीत, दराज का राज, यह वह पल था जो हमारे टूटे हुए रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे अपना बर्ताव बदलना पड़ा। राधिका के पिता ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अब राधिका से अपने छोटे छोटे काम कहने शुरू कर दिए। मैंने कोशिश की कि हमारी बातचीत हो। पता नहीं मजबूरी में या सिर्फ अपने माता पिता को दिखाने के लिए वह भी मुझसे बात करने लगी थी। हम दोनों ने अपने रिश्ते को सिर्फ बड्ढों की खुशी के लिए और राधिका के माता पिता को संतुष्ट करने के लिए वक्त देने का सोचा। यह हमारे कठिन प्रयास से भरी मुजाहिदाना मोहब्बत की पहली सीढ़ी थी। एक दिन राधिका ने मुझसे माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्ची शर्मिंदगी, नदामत थी। उसने कहा कि वह इतना कुछ कहती रही मेरे बारे में और खुद को बहुत महान समझती थी। मेरे घमंड ने मुझे तबाही के दिन दिखाए। अगर मैं आपका साथ न देती तो मैं कहीं की न रहती। मेरे माता पिता क्या करते? इसी दौरान उसने मुझे कहा कि यह डिब्बा कमरे की सफाई के दौरान दराज से मिला है, वही डिब्बा जो मैंने शादी से पहले रखा था। डिब्बे में जो कुछ था वह मेरी जिंदगी बदलने वाला था। यह डिब्बा जिसमें तुम्हारे माता पिता का शादी का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट है, जिसे तुम्हारी माँ की बहन ने तुम्हारे लिए भेजा है। मैंने जल्दी से डिब्बा खोला जिसमें शादी का पंजीकरण नाम, मैरिज सर्टिफिकेट था। मुझे ठोस सबूत मिल गया था कि मैं विनोद की औलाद हूँ। मैंने ईश्वर भगवान का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मेरी पहचान की पुष्टि कर दी। मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे जो मैं लोगों को कभी नहीं दे सका था। मेरे अस्तित्व पर लगा हुआ सवालिया निशान हमेशा के लिए मिट गया था। एक दिन मेरा हादसा एक्सीडेंट हो गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। शुक्र है ज्यादा चोटें नहीं आई थीं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से मेरी तरफ लौटी थी और आकर मेरे साथ साए की तरह रही। मुझे उसकी आंखों में पछतावा और खालिस प्यार नजर आया। सारे मतभेद खत्म हो चुके थे। मैं तो पहले ही खुद को अपने माता पिता के खानदान के लिए समर्पित कर चुका था, लेकिन अब मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ थी। मुझे यकीन था कि हमारी जिंदगी में अब शुभ शगुन आने वाला है।